गाइस, मैं रुखसार से, मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है एक्सक्लूसिव टूर ऑफ भारत मंडपम विद मिनिस्टर पीयूष। तो जी देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। ये बिल्डिंग दिल्ली की सबसे इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है। ऐसा मैंने जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन और ऋषि सुनक जैसे वर्ल्ड लीडर्स कहते हैं। G20 की प्रेसिडेंसी में बदलते हुए भारत का रूप दुनिया ने देखा। एग्जैक्टली यहीं पर यह है भारत मंडपम, भारत का एडवांस्ड और आलीशान इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। 123 एकड़ में फैला हुआ ये कॉम्प्लेक्स दिल्ली का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है। लेकिन ये बिल्डिंग स्पेशल क्यों? पीयूष गोयल जी ने हमारे ऑडियंस के लिए एक एक्सक्लूसिव टूर ऑर्गेनाइज किया। हमने भारत के फ्यूचर के बारे में बातें की और भारत का विजन समझा, जो हम आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये कन्वेंशन सेंटर एक शंख के आकार में बना है। ये सेंटर बाहर से जितना ग्रैंड है, उतना ही अंदर से डिटेल्ड है। चलिए अंदर का सफर करते हैं। भारत मंडपम में एंटर करते ही हमारे सामने एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। ये देखिए कितना सुंदर, ये पीएम ने खुद तय किया। लुक एट द डिजाइन। ये एक यहाँ हमने सभी आसन के साथ साथ ये QR कोड भी बनाया। ओके, वेरी नाइस। तो फिर ये ITPO का ये वेबसाइट शुरू हो गया और यहाँ पर मुझे हर एक आसन का अपना अपना कोई महत्व है। मेरा गला बहुत खराब रहता था, आई वॉज ऑलवेज स्ट्रेस्ड, आवाज ही नहीं निकलती थी। और अभी हम रात को यहाँ हैं, रात तक तो एकदम आवाज चली जाती। करेक्ट। तो प्रधानमंत्री जी ने एक दिन कोविड के दिनों में मुझे कहा कि भाई योगा शुरू करो और प्राणायाम करना शुरू करो। तो योग से ही एक प्रकार से मेरा भी गला खुला। And now I am able to run through a whole day without any stress. भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा है और हम एक लीडिंग सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर भी हैं, जिसका प्रतीक है ये इंस्टॉलेशन। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उससे भी बड़ा है ये स्टेज। यहाँ 7,000 लोग बैठ सकते हैं। साथ में 4 एम्फी थिएटर्स भी हैं जहां कल्चरल शोज होंगे। अब ये आप देखेंगे इतना सुंदर एम्फी थिएटर ओपन है। तो अभी विंटर के दिनों में इमेजिन यहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है और 1500-1600 लोग यहाँ बैठे हैं। तो क्या दृश्य होगा, क्या माहौल बनेगा। और साउंड की कोई लिमिटेशन नहीं, पूरा 123 एकड़ का प्रांगण है। मैं यूरोप घुमा हूँ, दुबई घुमा हूँ, सिंगापुर घुमा हूँ, थाईलैंड में हमने इवेंट्स भी किए हैं, लेकिन इतना बड़ा हॉल जो अकूस्टिकली ट्रीटेड है, यहाँ पर बिल्कुल भी एको नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक भी कुर्सी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बिल्कुल एको नहीं है। तो ये लेवल का आर्किटेक्चर, ये लेवल का डिजाइन, साउंड प्रूफिंग वगैरह देखकर मेरे अंदर के फिल्म मेकर को काफी खुशी मिलती है। हमने सुविधा रखी है, एक प्रोसेस भी बनाया है। अब इसको फाइन ट्यून करेंगे जिससे और लोग, खासतौर पे हमारे जो युवा युवती हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे, हम चाहते हैं कि उनका मनोबल बढ़े। करेक्ट। वो आके सब देखे और उनको लगे दिस इज माय इंडिया। करेक्ट। दिस इज द न्यू इंडिया, दिस इज गोइंग टू बी माय फ्यूचर। करेक्ट। और वो भी फिर हर एक चीज में ऐसे डिमांडिंग बनेंगे कि भाई स्टेनलेस स्टील का है तो शाइन होना चाहिए, ग्लास की क्वालिटी है तो बेस्ट क्वालिटी होनी। ये कारपेट वीवर हूँ, तो मैं अपने कारपेट का डिजाइन अच्छा बनाऊंगा, काम अच्छा करूंगा। डिड यू नो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का बजट क्या है? 2700 करोड़। लेकिन क्या ये सारा फिजूल खर्चा है या फिर इस पैसे का कुछ होने वाला है? तो अनुमान है इसकी रिकवरी 1.5 से 2 वर्ष में तो पूरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसकी रिकवर हो जाएगी। मैं इससे कह रहा हूँ कि आज सुबह ही हमने एक कर्टन रेजर किया है विश्व की सबसे बड़ी टेक्सटाइल रिलेटेड एग्जीबिशन। अब भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों को मिला के 26 से 29 फरवरी को होने जा रही। अब हम दुनिया के एक बहुत प्रमुख वस्त्र विभाग से जुड़े हुए देश हैं, लेकिन हमारी एग्जीबिशन छोटी छोटी होती है अलग अलग जगह। अब करीब करीब 22 लाख स्क्वायर फुट का व्यापक रूप में टेक्सटाइल क्षेत्र, राइट फ्रॉम कॉटन ग्रोअर्स अप टू एक्सपोर्टर्स, सबको एक साथ जोड़ के इस 4 दिवसीय एग्जीबिशन में हम लेके आएंगे। पूरे दुनिया के जो और टेक्सटाइल देश हैं उनको भी इनवाइट करेंगे। आइए आप यहाँ पे, हम कंपटीशन में, स्पर्धा में खड़े होने के लिए तैयार हैं। हमें किसी का डर नहीं।
हमारी कंपनियों में क्षमता है कि कोई भी देश की कंपनियां भी आ जाए और अपनी चीजें हम दिखाए, हम उससे बेहतर दाम पे बेहतर वस्तु, बेहतर गुणवत्ता वाले वस्तु दे सकते हैं। और बायर्स को इससे अट्रैक्शन होगी कि एक ही जगह पे उनको भारत की भी और बाकी देशों की चीजें दिखा के वो कंपटीशन में अपना चूज कर सकते हैं। उससे आस्ते आस्ते भारत एक विश्व स्तरीय एग्जीबिशंस का केंद्र बन जाए। ये बिल्डिंग दिखती बहुत मॉडर्न है, लेकिन इसकी फिलॉसफी 12th सेंचुरी तक पीछे जाती है। लेट्स रिवाइंड। बसवेश्वरा भारत के बहुत बड़े संत और फिलोसोफर थे, जिन्होंने 12वीं सदी में ही काफी मॉडर्न विचार भारत के सामने रखे। उन्होंने सोचा कि समाज को अगर आगे ले जाना है तो बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव होगा कैसे? सबसे पहली बात है कि हर तरह के भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना होगा। भले वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह के भेदभाव को हटाना है। तो लोगों की बातें सुननी होंगी। तो क्यों ना एक ऐसी जगह हो जहाँ लोग इकट्ठा हो और डिस्कशन करें। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ एक विचारधारा के नहीं, हर विचारधारा के लोग आए। एक ऐसा माहौल बने जहाँ हमारे कल्चर को सेलिब्रेट किया जाए, जहाँ हमारे कल्चर के प्रोग्राम्स हो, जहाँ लोग कंफर्टेबल बने और फिर एक डिस्कशन हो। इसी विचार से अनुभव मंटपा बना। ये एक फिलोसॉफिकल पार्लियामेंट था, लोगों का पार्लियामेंट था, और इसी अनुभव मंटपा से इंस्पायर होकर उसी विजन को आगे ले जाकर भारत मंडपम बना है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारी सारी कैपेबिलिटीज का, यानी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज का, हमारे विजन की कैपेबिलिटीज का और हमारे पास्ट का भी एक एग्जीबिशन या फिर एक शोकेस भारत मंडपम? वास्तव में आपने सही आकलन किया। पास्ट को भी आपने जोड़ा, ठीक है, क्योंकि आप जब भारत मंडपम में देखेंगे तो अपने पुरानी विरासत, हमारे हेरिटेज को भी यहाँ पे छोटे बड़े रूप में, स्वरूप में हमने यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की। और साथ ही साथ अब अगर डिजाइन एलिमेंट्स भी देखेंगे इसका, तो उसमें एक भारतीयता देखने को मिलेगी। और उस भारतीयता को हम मार्केट भी करेंगे, उस भारतीयता को विश्व पटल पर भी रख पाएंगे, और वो एक तरीके से लोगों को आकर्षित भी करती है भारत के प्रति। I'm very proud to see India doing so well on the world stage. India, Middle East, Europe economic corridor. This is nothing but historic. This is a big deal. This is a real big deal. पूरे G20 के दौरान भारत ने खुद को शान से मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा। हमने कहा कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, और ये भारत मंडपम उसी लोकतंत्र का चिन्ह है। एक रिमाइंडर है आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए और सरकार के लिए। देश एक डेमोक्रेसी है, देश एक डेमोक्रेसी था, और देश एक डेमोक्रेसी ही रहेगा। G20 के दौरान हमें भी मौका मिला कि अलग अलग नेताओं से बात करें, उनकी टीम्स के साथ बात करें। सभी बड़े प्रभावित हो गए। सभी को लगा कि अब ये वो सपेरे वाला भारत नहीं है, अब ये एक नया भारत है, अब ये एक विकसित देश बनने के करार पर, मार्ग पर निकल पड़ा। भारत एक काफी यूनिक देश है, क्योंकि हर 10 साल में हमारी कहानी बदलती है, हमारी इमेज बदलती है, और हमारे ओर देखने का, दुनिया का नजरिया बदलता है। 1990s में इकोनॉमिस्ट नाम का एक मैगजीन हुआ करता था। उन्होंने भारत के बारे में एक काफी इंटरेस्टिंग लाइन छापी थी, एंड आई कोट, "Nowhere in the world is the gap between what might have been achieved and what has been achieved is as great as it is in India." इकोनॉमिस्ट की बात को समझें तो बात उसने बड़ी गहरी कही थी। हम एक मार्ग पे चले जो सोशलिस्ट थिंकिंग का था, जिसमें ये सोचा गया कि सभी कुछ सरकार करेगी, और एक प्रकार से भारत की जनता को सरकार के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर बना दिया गया। 91 में जब पहली बार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हुई, 2-2.5 साल में काफी चीजें बदली, पर फिर वो सरकार कुछ कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स में कमजोर होती दिखी। 2013-14 में तो आपको याद होगा हमें फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में गिना जाता, विश्व की सबसे 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं। उससे मुझे लगता है आज 9-9.5 वर्ष बाद एक समाधान जरूर है कि विश्व भारत को आज पहचानने लगा, विश्व भारत को एक नए नजरिए से देखे, विश्व में आज भारत के प्रति सकारात्मक सोच। जब भी विराट कोहली क्रीज पर आता है तो हम एज एन ऑडियंस उनकी 50 देखकर खुश नहीं होते। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर 50 को सेंचुरी में तब्दील किया जाए। तो आपका क्या विजन है? आपकी ऐसी क्या सेंचुरी होगी? आपका क्या माइलस्टोन होगा जो देखकर आपको लगे कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली वो अपॉर्चुनिटीज पर मैं खरा उतरा? हमने एक्सपोर्ट्स में एक टारगेट इंटरमीडिएट रखा है कि 2030 तक $2 ट्रिलियन पे जाएंगे, पर उसी के साथ साथ अगर विकसित भारत बनाना है तो भारत को $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है हमें 2047 तक, यानी आज से 10 गुना बढ़ी। तो आप सोचिए कि कितनी संभावनाएं उससे खुलेंगी
काम की, नौकरी की, पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ जाएगा लोगों का। यू हैव टू थिंक बिग, यू हैव टू बी विलिंग टू एस्पायर फॉर वेरी वेरी कंपेलिंग टारगेट्स, वेरी डिफिकल्ट टारगेट्स। और मोदी जी ने एक तरीके से इसको पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। वो कोई चीज छोटी नहीं सोचते, बड़ा लक्ष्य रखते हैं, और जब तक वो लक्ष्य पूरी तरीके से हासिल नहीं होता है उसके पीछे लगे रहते हैं। भारत के लिए ये एक थॉट प्रोसेस बदलना काफी आवश्यक है। हम सिर्फ 80% वाला गेम खेलते हैं। हमें लगता है कि हम 80% मार्क्स स्कोर कर लेंगे और फिर हम उतनी ही मेहनत करते हैं और फिर हम मीडियोक्रिटी के शिकार होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी में हो, चाहे वो सर्विसेज डिलीवरी में हो, चाहे वो पब्लिक सर्विसेज में हो, जैसे एजुकेशन, रोड्स, हॉस्पिटल्स। वेरएस जो हमें करना चाहिए वो कंप्लीट ऑपोजिट है। हमें एम ही 120% के लिए करना होगा। एंड इन द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस हम शायद 85% अचीव कर पाए, किसी फील्ड में 95% अचीव कर पाए और किसी फील्ड में एक परफेक्ट सिस्टम बैठ जाए। जैसे हम आज पासपोर्ट सिस्टम में देखते हैं, जहाँ एक सीमलेस सिस्टम बैठ चुका है पासपोर्ट एप्लीकेशन से लेकर आपके घर तक पहुँचने का। भारत को ये एटीट्यूड चेंज करना होगा कि हम उतना काम कर सकते हैं तो उतनी ही मेहनत करेंगे। उसे बदल के ये करना होगा कि हमें हर चीज में 120% देना है, उससे कम अगर देंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी को स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा और फिर ही हम देश को रैडिकली बदल पाएंगे। भारत के बने हुए वस्तु की अभी तक पहचान या कीमत नहीं रहती थी। कुछ जरा भी कोई सामान सस्ता बाहर से मिल जाए तो उसमें आकर्षित होकर ले आते थे। उनके ध्यान में ये नहीं आता था कि भारत में बनी हुई चीज लेने से हम भारत के लोगों को नौकरी भी दिलाते हैं, काम बढ़ता है, भारत की अर्थव्यवस्था और तेज गति से बढ़ती है। ये चीज जापान और कोरिया में बहुत देखने को। उन्हें लोहा खरीदना है, स्टील खरीदनी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने खुद की कंपनी को देंगे। और सरकार नहीं, सरकार तो कर ही सकती है, साधारण प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र भी कोशिश करता है कि पहले अपने देश में जो सामान मिलता है उसका इस्तेमाल करें। उससे एक आत्मनिर्भर भी बनते हैं, सेल्फ सफिशिएंट भी बनते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक सेंस ऑफ प्राइड आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की और बीइंग वोकल फॉर लोकल की कई बार बात की है। अगर हम सब भारत के 140 करोड़ ये बात समझें कि हमारी इतनी बड़ी मार्केट है, हम इतना बड़ा डिमांड क्रिएट करते हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे तो भारत की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो हम आजकल बहुत अपील करते हैं सबको, आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे नियति बहन के आप भी लोगों को प्रोत्साहित करिए कि हम ये दिवाली, दसरा, नए वर्ष, ये सब जो अभी दुर्गा पूजा त्योहार आ रहे हैं, इसमें भारत में बने हुए वस्तु को ज्यादा प्रेफरेंस दें। क्योंकि आप लोग जो संदेश लेके, जो मैसेज लेके, जो आपके अलग अलग वीडियोस के माध्यम से देश में उत्साह पैदा करते हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है। अरे थैंक यू सो मच। और ये जो आपका योगदान है, ये एक प्रकार से देश का मनोबल बढ़ाता है, देश में और कॉन्फिडेंस लाता है। पिछले साल हम COP27 में इजिप्ट गए। इस साल वीवा टेक के लिए फ्रांस गए और हमने सोचा कि भारत में ऐसा वर्ल्ड क्लास इवेंट ऑर्गेनाइज होगा तो कहाँ होगा, कहाँ हम नए भारत की एक अच्छी इमेज दुनिया के सामने ला सकते हैं। आज मुझे इस सवाल का ठोस जवाब मिला। जब भी मेरे कोई दोस्त फॉरेन से यहाँ आते हैं तो वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, मुझसे पूछते हैं व्हाट कैन वी सी, व्हाट कैन वी डू, व्हाट हैज मॉडर्न इंडिया बिल्ट। नया भारत अच्छी पॉलिसीज, अच्छे लोग और अच्छे अपॉर्चुनिटीज का मेल होगा तभी बनेगा। नए भारत में विरासत भी होगी और विकास भी होगा। आज भारत G20 के इवेंट्स जैसे ही कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स दिल्ली जैसे बड़े शहर में होस्ट करने के लायक है। भारत हमारे कल्चर को एक मॉडर्न तरीके से दुनिया के सामने रखने के काबिल है। ये तो जी वीडियो भी खत्म यार, एक्सीलेंट। मैं कहता हूँ बिल्डिंग तो कमाल थी ना। उसके बाद जो वो मिनिस्टर थे या वो जो उधर कंट्रोलर थे, उनके साथ बातें की BMU ने, तो उसकी बातों से भी बड़ा कुछ सीखने को मिला। लेकिन ये जो बिल्डिंग है ना, ये हिस्टोरिक रहेगी, इंडिया की हिस्ट्री में याद रखी जाएगी। दुनिया के सबसे पावरफुल जो कह लें कि वजीर PM जो हैं वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने G-Summit में हिस्सा लिया और कह लें कि इकोनॉमिक कॉरिडोर और बहुत से ऐसे इंडियन, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, बहुत से 3 मुआहदों पे दस्तखत हुए थे
तो इस वजह से ये ज़्यादा याद रखा जाएगा। और मैं जब ये अंदर से वो विजिट करवा रहे थे तो कमाल की यार, बाहर से तो लग रहा था, बाहर से तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी, कमाल, लेकिन अंदर से तो मैं तो कहता हूँ उससे भी कमाल की चीज़ें लगी हुई थी उसमें। एक्सीलेंस वर्क, एक्सीलेंस, सुपर। बड़ी जो है ना शानदार खूबसूरत बिल्डिंग थी। मैंने तो ये पहली मर्तबा देखी है बाहर से। अंदर से तो वीडियोस जो इसके मुख्तलिफ मैंने देखी हुई हैं, बाहर से आज इस भाई ने पहली मर्तबा दिखाई है, बड़ी खूबसूरत। बाहर से कि अंदर से दिखाई पहले का था? बाहर से भी उसने नहीं दिखाई। जब क्या उल्टे चल रहे हो बाहर से तो मैंने कई मर्तबा देखी, अंदर से आज मैं पहली मर्तबा देखी। नहीं, अंदर से तो मैंने पहले जो जब G20 समिट हुआ था तो उस वक्त ऐसे वीडियो ये मेरे ख्याल में वहां पे G20 यार ये आज इन्होंने विजिट करवाया। अच्छा इधर होंगे ये एग्जीबिशन, देखें दो चीजें साथ हैं। पहली चीज ये इनका आर्किटेक्चर चेक करें, और उन्होंने बताया भी अभी नहीं होगा कि ये नया आर्किटेक्चर है पुरानी तर्ज पर, मतलब मिक्स किया गया नए दौर को, अदवार को और पुराने अदवार को मिक्स करके इस तरह ना, एक जिस तरह वो किसकी शेप या म्यूजियम में आए, एक रोल समझ लें, या एक वो इधर मिलता है मेरे जहन में उसकी शेप का है, ये इस तरह गोल राउंड में। अच्छा खैर बात ये है, इधर होगी इंडिया की एग्जीबिशन, इंडिया के मुख्तलिफ चीज़ों। अब 26 से 29 नवंबर को भी कह रहे हैं कोई एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन होगी पूरे इंडिया के बड़े बड़े जो स्टॉल्स इधर लगेंगे, एग्जिबिट होंगे, लोगों के अंदर शौक पैदा होगा। शौक कैसे पैदा होगा? देखकर यार अक्सर ना वो भाई एक हैरान नहीं हो रहा था कि भाई उसने कहा था कि यार यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल जो पीएम असल में ना वो आया, उन्होंने G20 में हिस्सा लिया है, तो वो सारा अंदर का नज़ारा भी दिखा रहा था, तो वो यही बातें कर रहा था भाई। इंटरनेशनल है और बड़ा बेहतरीन शानदार यार था। एक चीज़, अच्छा उसकी नॉइज़ क्वालिटी चेक करें, कोई इको नहीं थी। वो बोल भी रहा था ना अंदर खड़ा होकर, वो क्या अभी उसका नाम है या क्या नहीं हुआ है नाम उसका, वो अंदर खड़ा होकर कोई चेयर भी नहीं थी उधर, और वो बात कर रहा था, मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो कोई इको नहीं। हम जिस कमरे में हम बैठ के कर रहे हैं ना, इसके अंदर चेयर्स भी हैं, सोफे, हम जहाँ सोफे बैठे और भी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इको पैदा हो रही है, फिर भी इको पैदा हो रही है। मुझे पता होती है हल्की फुल्की इको पैदा होती है, हमें भी सुनाई देती है। वो इतना बड़ा हॉल था, खाली था, कोई चेयर भी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई इको नहीं थी, इतनी उसकी क्लियर आवाज़ आ रही थी ना। बड़ा बेशानदार बनाया होता, बहुत ज्यादा जो है ना खूबसूरत यार था। ग्रीनरी देखें स्टेप वाइज, आपने वो जो बाहर ओपन था ना उनका एरिया, जहाँ बैठ कर मतलब ओपन भी होते हैं, जहाँ उन्होंने बताया कि 1500 से लेकर 1000 से 1500 लोग उधर बैठ सकते हैं, तो उधर स्टेप के साथ साथ ग्रीनरी भी थी, और उन्होंने कहा कि भाई छोटी छोटी घास लगाई हुई थी, आवाज़ की कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं जितनी मर्जी बढ़ा लें सारे के सारा। और वो स्कैन क्या कर रहा था यार, वो जो QR कोड मेरे ख्याल में, QR कोड वो किस लिए था किस चीज का वो पता नहीं है, ये चलो जिसका भी था वैसे यार बताया नहीं था, लेकिन QR कोड था। हमारी जो बिल्डिंग्स है ना, हमारी यहाँ पर पार्लियामेंट है या हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ये जितनी भी सरकारी है ना हमारी बिल्डिंग्स है, वो सब पुरानी है, पुरानी बिल्डिंग है। और इतनी नहीं, सुप्रीम कोर्ट मैंने देखी पाकिस्तान के अंदर से, मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा देखी जब ये भी अल्लाह भला करे, इसका जस्टिस काजी फाइव ईसा का इसने दिखाई है, नहीं तो हमें पहले नहीं पता था इतनी बड़ी बड़ी चीज़ होती हैं यार, वो जिन पर चीफ जस्टिस और जस्टिस बैठे होते हैं, मतलब 15 रुपये की टीम जहाँ बैठती है। इंसान जो है जो पाकिस्तान के सबसे झूठे जजेज हैं वो वहाँ पे बैठते भाई, मैं सब झूठे सबको तो खैर नहीं कह सकते, भाई, लेकिन इतना जरूर है पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम है ना, पूरी दुनिया के अदालती निज़ाम में सबसे नीचे से 5वें 10वें नंबर पर है, नीचे से इतना खराब। मैं कहता हूँ कि 0 पर होना चाहिए जितना का 5वें 10वें, फिर बहुत ऊपर चला गया है। नहीं, और भी कहीं ऐसे मुल्क का है जहाँ, लेकिन खैर ओवरऑल जो ये भाई एग्जीबिशन सेंटर दिखाया गया कमाल का था यार, हर लिहाज से परफेक्ट था। लाइटिंग, अंदर लाइटिंग जो दीवारों के साथ चीजें लगी हुई थी, अच्छा और वो दीवारें उन्होंने बनाई हुई थी वो भी कमाल की थी, और बाहर जो उन्होंने बैठने के लिए सिस्टम बनाए हुए थे, ग्रीनरी, बड़ा जबरदस्त माहौल था। मैं तो भाई लाइक
और सर भाई वो यार जिस तरह हमारे ना जंजीर टाइप है, वो क्या बनाया हुआ था, वो जंजीरें साथ मिलाकर फनूस होते मेरे नहीं फनूस तो और चीज़ ना भाई, वो जंजीरें थी और इस तरह जंगला टाइप बना हुआ था बड़ी डेकोरेशन के साथ। उसको या उसने क्या बोला, एक जंजीर दूसरे के साथ जोड़कर जो इस तरह मतलब बड़ा शानदार किस्म का वो डिज़ाइन बनाया हुआ था। वो भी मेरे जहन में यार शानदार थी, सारे का सारे ही मज़ेदार। और ऊपर से जो वो इंफॉर्मेशन दे रहा था वो अंकल जो उधर मौजूद था, उसने कहा कि उसने ये फिर बात की एंड पर यह भी कि आप अपने मुल्क की चीज़ों को तरजीह दो और दूसरे मुल्क आपको तरजीह बात भी बिल्कुल ठीक उन्होंने किया। आप दूसरे मुल्क भी आपको तरजीह देना शुरू कर देंगे। इंडिया के लोग ये शुरू किया पीएम मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया पर फोकस करो और हर इंडियन को ये कहा कि आप बैरून मुल्क से एक इंडियन को पर लागू है कि बैरून मुल्क से कम से कम 5 आप लेकर लोगों को आएँ और उनको अपना इंडिया दिखाएं ताकि उनके अंदर तजस्सुस पैदा हो शौक़ पैदा हो कि इंडिया यार देखने वाली चीज़ है। तो वो ऐसे ही कर रहे हैं। आज दुनिया के अंदर टूरिस्ट चेक कर लें, उसके बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ अटैच होने के लिए तैयार हैं, बल्कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके अपने इस्लामी मुल्क कर रहे हैं, सिर्फ इन चीज़ों की वजह से मेड इन इंडिया पर वो इंसार कर रहे हैं। खैर शानदार थी यार, मज़ेदार थी वीडियो पूरी की पूरी। जो डेकोरम ये पूरी जो डेकोरेशन थी, ये पूरा जो एग्जीबिशन सेंटर था, सेटअप था, बड़ा शानदार था। वेल डन। मिलते नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त।